औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड फोरम। इससे पिछली दो वीडियो में हमने देखा था कि लोड क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर हमने देखा था कि पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर को पावर ट्रायंगल के ज़रिए कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि लो पावर फैक्टर के काजेज़ क्या हैं, कैसे होता है पावर फैक्टर लो कैसे हो जाता है, और फिर जो है वो पावर फैक्टर अगर लो है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Disadvantages of low power factor. The power factor plays an important role in AC circuits. तो पावर के लिए जो सिंगल फेज के लिए जो फार्मूला होता है हमें पता है कि P इज इक्वल टू वी एल आई एल काज ऑफ थीटा, और यहाँ से अगर आई एल लोड करंट निकालें तो आई एल किसके बराबर होगा, P ओवर वी एल काज ऑफ थीटा। और इसी तरह से थ्री फेज के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो P इज इक्वल टू √3 वी एल आई एल कॉज ऑफ थीटा, और अगर यहाँ से लोड करंट निकाले तो आई एल इज इक्वल टू P ओवर √3 वी एल कॉज ऑफ थीटा। जबकि यहाँ पे P क्या है, एक्टिव पावर है, और वी एल क्या है, आपकी लाइन वोल्टेज है, और कॉज थीटा क्या है, आपका पावर फैक्टर है। अगर आपकी ये जो किलोवाट और ये जो वोल्टेज है, रेटेड जो वोल्टेज है आपकी, अगर फिक्स हैं, पावर और वोल्टेज दोनों फिक्स हैं, तो जो पावर फैक्टर जो करंट है और जो पावर फैक्टर है, जो लोड करंट है और पावर फैक्टर है, उसके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा आपके पास, आई एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काज थीटा। यानी काज थीटा अगर हम बढ़ाएंगे तो जो करंट है वो क्या होगा, कम होगा, और काज थीटा अगर कम होगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो लोअर पावर फैक्टर हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। तो आपको पता है कि जितनी भी मशीनरी है हमारे पास, अल्टरनेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, स्विच गियर्स हैं, उनकी वो हमेशा जो है वो केवीए में उनकी जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, केवीए में होती है। तो आपको पता है काज थीटा के लिए हमने एक रिलेशन देखा था कि काज थीटा जो है, पावर फैक्टर जो है, किलोवाट ओवर केवीए के बराबर होता है, और यहाँ से अगर हम केवीए निकालें तो केवीए किसके बराबर होगा, किलोवाट ओवर काज ऑफ थीटा। अब अगर यहाँ पे देखें किलोवाट, चूँकि ये किलोवाट तो हमारे पास फिक्स हैं, तो किलोवाट जो है वो फिक्स हैं अगर, तो केवीए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, काज ऑफ थीटा के। यानी अगर हमारा जो पावर फैक्टर है वो कम होगा तो केवीए रेटिंग हमें इक्विपमेंट की ज़्यादा चाहिए होगी। अगर हमारा पावर फैक्टर कम है तो हमें केवीए ज़्यादा चाहिए होती हैं, और अगर पावर फैक्टर ज़्यादा है तो फिर हमें कम केवीए की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पावर फैक्टर कम होगा तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, यानी हमें ट्रांसफार्मर ज़्यादा रेटिंग का चाहिए होगा, हमें स्विच गियर ज़्यादा रेटिंग के चाहिए होंगे, और हमारे जो अल्टरनेटर्स हैं वो ज़्यादा रेटिंग के चाहिए होंगे। इस तरह से हमारा जो ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी जो कास्ट है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, कि इसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स के जो साइजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। दूसरा जो है वो ग्रेटर कंडक्टर साइज। जब हम फिक्स, अगर हमारे पास जो है फिक्स वैल्यू ऑफ पी है, यानी एक्टिव पावर हमारे पास फिक्स है और वोल्टेज भी फिक्स है हमारे पास 400 वोल्ट या 415 वोल्ट या 440 वोल्ट, ये अगर फिक्स हमने किया हुआ है, तो देन जो पावर फैक्टर और जो करंट है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम पावर फैक्टर हमारा कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसको कैरी करने के लिए हमें कंडक्टर जो साइज़ है उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इससे भी हमारी जो कास्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे भी कास्ट हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कि पावर फैक्टर कम है तो आपके पास जो कंडक्टर साइज़ है, जो केबल्स हैं, जो बस बार्स हैं, उनके साइजेस आपको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक 10 किलोवाट की जो है वो इंडक्शन मोटर है, 250 वोल्ट मोटर है, और पावर फैक्टर क्या है हमारे पास है
वन के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हम देखते हैं कि लोड है, सपोज लोड है या मोटर है, कोई भी मोटर है उसका, और पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो हमारे पास जो उसका जो करंट आएगा हम फार्मूले में डाल के निकालेंगे तो वो कितना आएगा 40 एम्स आएगा। और जो केवीए हमें ज़रूरत होगी वो कितना होगी 10 केवीए। यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करके हम निकालें तो कितने केवीए की ज़रूरत होगी हमें 10 केवीए की। लेकिन अगर वही लोड है हमारे पास, पावर फैक्टर अगर हमारा 0.8 है अगर, तो हमारे पास जो लोड करंट होगा वो कितना वो एम्पेयर लेगा, वो 50 एम्पेयर्स होंगे। और केवीए की जो रेटिंग है, पहले हमें 10 केवीए की ज़रूरत थी, अब हमें कितनी हो जाएगी 12.5 केवीए की। तो लोड करंट में कितना एम्पेयर का डिफरेंस आएगा 10 एम्पेयर का डिफरेंस आएगा। और इसी तरह से जो डिफरेंस इन केवीए जो आएगा हमारे पास 2.5 केवीए का क्या होगा डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप जो है वो आपका पावर फैक्टर कम होगा तो आपका जो वो लोड करंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी केवीए रेटिंग में भी इजाफा हो जाता है और आपका जो कंडक्टर साइज है वो भी क्या करना पड़ता है, आपको बढ़ाना पड़ता है। आपका स्विच गियर का जो साइज है वो आपको बढ़ाना पड़ता है, जिससे आपकी जो कास्ट है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। और इसीलिए जो यूटिलिटी कंपनीज हैं वो लो पावर फैक्टर के ऊपर क्या करती हैं, प्लेंटी करती हैं। क्योंकि जब आपका पावर फैक्टर कम होगा, जब आपका जो इंडस्ट्री है या कोई भी जो है वो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें आपका पावर फैक्टर कम चल रहा होगा, लो होगा, तो उससे उनको जो है वो ज़्यादा केवीए आपको देनी पड़ेंगी, ज़्यादा लोड करंट आपको देना पड़ेगा, उनको जो आपने जो स्विच गियर के साइजेस हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, उनके जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स है वो बढ़ानी पड़ेंगी। इसलिए वो क्या करते हैं, एक जो है पावर फैक्टर की वैल्यू दे देते हैं कि आपने इसके ऊपर उसको रखना है, और ताकि हम जो है वो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ केवीए और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट आपको क्या करें, सप्लाई करें। अगर आप उससे पावर फैक्टर को नीचे ले जाएंगे तो उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो रेटिंग्स हैं वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो आपको फिर क्या करते हैं, प्लेंटी करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा डिसएडवांटेज है उसका पावर फैक्टर लो होने का, वो है लार्ज कॉपर लॉसेस। अब देखें करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर फैक्टर के। तो हमारे पास जो कॉपर लॉसेस जो कंडक्टर्स में जो हो रहे होते हैं, जो आपकी केबल्स हैं, बस बार्स हैं, उनमें जो कॉपर लॉसेस हो रहे होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, IL² R के बराबर होते हैं। तो जब पावर फैक्टर आपका कम होगा तो IL आपका ज़्यादा होगा, IL आपका ज़्यादा होगा तो यहाँ से कॉपर लॉसेस आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जब कॉपर लॉसेस आपके ज़्यादा होंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी सिस्टम की, वो कम हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट को अगर हम लिखें तो इनपुट माइनस लॉसेस। जब आपके लॉसेस बढ़ेंगे तो यहाँ से ये वाला फैक्टर जो है वो क्या होगा, कम होगा, तो और आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी पावर फैक्टर अगर आपका कम है तो आपका जो लोड करंट है वो बढ़ जाएगा, और लोड करंट के बढ़ने की वजह से आपका जो आपकी जो कॉपर लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और कॉपर लॉसेस के बढ़ने की वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है और सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। फिर जो चौथा जो डिसएडवांटेज है इसका, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, वोल्टेज रेगुलेशन होती है V नो लोड माइनस V फुल लोड ओवर V नो लोड। अब आप देखें कि जब आपको पता है कि करंट और जो है वो पावर फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पावर फैक्टर आपका कम होगा तो IL बढ़ेगा, IL बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, आपके बढ़ जाएंगे। IL जब बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो जो वोल्टेज होगी रिसीविंग एंड की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वोल्टेज एट रिसीविंग एंड के ऊपर जो वोल्टेज होगी कम होगी, और आपकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा हम चाहते हैं कि हमारी जो वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो कम से कम हो। वोल्टेज रेगुलेशन जितनी कम होगी इतनी वो क्या होगी, हमारे लिए आइडियल होगी। तो जहाँ पे जब हम हमारी रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगी, रिसीविंग एंड वोल्टेज कम होगी या ज़्यादा होगी, तो वो वोल्टेज रेगुलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम होगी सॉरी। और वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए फिर हमें एक एक्स्ट्रा जो है वो इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता है, वोल्टेज रेगुलेटर्स को हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर जो है वो क्या हो जाता है, हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जो है वो
पांचवा जो डिसएडवांटेज है, रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। तो जब भी आपका जो है पावर फैक्टर जो है वो क्या होगा, कम होगा, तो उसकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, मोटर्स हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो सब की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। It is because the reactive component of current prevents the full utilization of installed capacity। तो इसकी वजह ये होती है कि चूंकि उसमें रिएक्टिव कंपोनेंट आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इक्विपमेंट्स की, हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब हम दूसरा जो चीज़ हमने स्टडी करनी है कि ये जो पावर फैक्टर लो होता है, इसके काजेज़ क्या क्या हैं, इसके काजेज़ क्या क्या हैं, तो वो हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ एसी मोटर्स आर ऑफ इंडक्शन टाइप, single phase 3 phase which have low lagging power factor, which is low for light load and rises to 0.8 at full load। तो हमारे पास जितनी भी मोटर्स हैं, इंडक्शन मोटर्स हैं, सिंगल फेज 3 फेज हैं, वो हमेशा किसके ऊपर काम करती हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर काम करती हैं। और उनका जो, अगर उनको नो लोड के ऊपर चलाएंगे तो उनका जो पावर फैक्टर होगा बहुत ही कम होता है। नो लोड के ऊपर उनका जो, या लाइट लोड के ऊपर उनका पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है, यानी 0.2 से 0.3 तक होता है। लेकिन जब हम उनको फुल लोड के ऊपर चलाते हैं तो तकरीबन जो है वो 0.8 0.7 तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो इसीलिए जो ये मोटर्स वगैरह हैं, इनको हमेशा लोड के ऊपर ही चलाना चाहिए, ताकि आपका पावर फैक्टर जो है फुल लोड के ऊपर चलाना चाहिए, ताकि आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 0.7 तक क्या रहे, मेंटेन रहे। फिर उसके बाद जो दूसरा जो इसकी काज है वो है आर्क लैंप्स है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स हैं, इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नर्स हैं। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, ये 3 चीज़ें हैं, ये लो लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर ऑपरेट करती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो काज है वो क्या है, द लोड ऑन द पावर सिस्टम इज वेरिंग, बीइंग हाई ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड लो एट अदर टाइम्स। कि जो पावर सिस्टम के ऊपर जो लोड है सुबह और शाम के वक्त क्या होता है, हाई होता है, और बाकी टाइम में क्या होता है, लो होता है। तो ड्यूरिंग लो लोड पीरियड सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। तो लो लोड के दौरान आपको पता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जिसकी वजह से आपका जो मैग्नेटाइजेशन करंट के इंक्रीज हो जाने की वजह से आपकी जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये 3 कॉजेज हैं किसके, एक आपकी इंडक्शन मोटर्स आ गई, दूसरे आर्क लैंप, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस जो होती हैं, ये कॉजेज होते हैं लो पावर फैक्टर के। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है कि वेरिंग जो लोड है, जो लाइट लोड कंडीशंस में आपकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटाइजेशन करंट इंक्रीज़ कर जाता है, और जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या क्या हैं। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम 3 तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्टैटिक कैपेसिटर, चूँकि आपको पता है कि कैपेसिटर्स में लीडिंग करंट फ्लो करता है, और जो इंडक्शन मोटर्स हैं उनमें लैगिंग करंट फ्लो करता है। अगर हम कैपेसिटर को जो है वो लोड के पैरेलल में हम, या मोटर्स के पैरेलल में, या लोड के पैरेलल में हम लगा दें, तो वो लीडिंग रिएक्टिव कंपोनेंट और लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट जो होता है करंट का, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और ओवरऑल जो पावर फैक्टर होता है वो क्या कर जाता है, इंप्रूव कर जाता है। तो लिहाजा जो है वो स्टैटिक कैपेसिटर को यूज़ करते हुए हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो है वो सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर जो होती हैं, जो ज़्यादातर सब स्टेशन में या पावर स्टेशन में हम इनको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हुए भी हम पावर फैक्टर को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, फेज एडवांसर्स के जरिए भी हम मोटर्स का जो पावर फैक्टर है वो कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, फेज एडवांसर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे जिस चीज़ के ऊपर, हम स्टैटिक कैपेसिटर्स को लेंगे और इसकी पूरी जो है वो हम कैलकुलेशन करेंगे कि एक कैपेसिटर बैंक को जो है वो कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कि उनकी रेटिंग कैसे निकाली जाती है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे इसमें आगे देखेंगे। कोई एक एग्जांपल लेंगे इंडस्ट्री की जो है वो
एग्जांपल लेंगे और उससे हम जो है वो पूरा पावर फैक्टर को क्या करेंगे, पावर फैक्टर एपीएफसी पैनल को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।